नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है और राज्य सरकार सैलून और पार्लर खोलने के लिए युवाओं को ट्रेंड करेगी और इसके लिए अनुदान भी देगी। सरकार की मदद से राज्य में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोले जाएंगे। हर नगर निगम क्षेत्र में 10 सैलून सरकार की मदद से खोले जाएंगे, तो वहीं नगर पालिका क्षेत्र में 5 सैलून जबकि नगर पंचायत क्षेत्र में 3 सैलून खोले जाएंगे। सरकार इन सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने के लिए अनुदान देगी और युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेंड भी करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहर से संवाद कार्यक्रम में मौजूद थे और इस दौरान पूरे प्रदेश के निकाय प्रमुख भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम धामी ने ये बड़ी घोषणा की। घोषणा और करता हूं, प्रदेश में जो वर्तमान स्थिति है, इन सभी मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में स्थानीय भाई बहनों को प्रशिक्षित करके हाईटेक हेयर सैलून पार्लर स्थापित करने के लिए भी उपलब्ध कराए जाएंगे। नगर निगम में 10 हाईटेक हेयर सैलून, नगर पालिकाओं में 5 और नगर पंचायतों में 3 हम प्रथम उस पर जो है सहायता और अनुदान यहां से प्रदान करेंगे कि वो संचालित हो, और जैसे जैसे आप सबकी डिमांड क्रिएट होगी उसके आधार पर भी काम करेंगे। रामनगर में ड्रग विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी की। इस दौरान हड़कंप मचा रहा और कई मेडिकल स्टोर मालिक दुकान बंद कर फरार हो गए। इस दौरान 3 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई। गुलर घाटी स्थित एक मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गई। इसके बाद दवाओं को कब्जे में लिया गया और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। वहीं अन्य मेडिकल स्टोर्स में भी भारी अनियमितता पाई गई। उनके लाइसेंस सस्पेंड और कैंसिल किए गए, जबकि जो मेडिकल स्टोर मालिक फरार हो गए उनकी भी लिस्ट बनाई जा रही है। के निर्देशों के क्रम में हमारे ड्रग विभाग और पुलिस विभाग द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई रामनगर क्षेत्र में की गई है। फिलहाल हमारे द्वारा 3 मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं, जिसमें से एक मेडिकल स्टोर का क्रय विक्रय रोक के उसके लाइसेंस के सस्पेंशन और कैंसिलेशन की संस्तुति की गई है। दूसरे मेडिकल स्टोर को हमने अनियमितताओं के क्रम में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर शामिल करने का फैसला लिया है। अब उत्तराखंड में मदरसों में 12वीं तक छात्रों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पढ़ाया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड में करीब 451 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और इन मदरसों में 50,000 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी। कासमी ने कहा कि नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर शामिल करने को जल्द पाठ्यक्रम समिति की बैठक बुलाई जाएगी। मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी जरूरत थी। अब उत्तराखंड के मदरसों में भी ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में पढ़ाने का फैसला हुआ है। सीएम धामी ने इस बड़े फैसले पर कहा कि सिर्फ मदरसे ही नहीं बल्कि सभी जगह ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने भारतीय सेना का पराक्रम देखा और पीएम मोदी के सटीक फैसलों ने बता दिया कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। उत्तराखंड में सरकार पहली खेल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की राह में वन विभाग का रोड़ा अटक गया है, क्योंकि हल्द्वानी में जिस जगह पर खेल यूनिवर्सिटी को बनना है वो फॉरेस्ट लैंड है। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से जोश में आई सरकार ने उत्तराखंड की हल्द्वानी प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया है।
हल्द्वानी के गौलापार में बने इस इंटरनेशनल स्टेडियम की इन खेल सुविधाओं का ही यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल होना है, लेकिन यूनिवर्सिटी तभी जमीन पर उतर पाएगी जब यहाँ हॉस्टल के साथ यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। लेकिन ये काम आसान नहीं, क्योंकि वन विभाग ने इस पर अड़ंगा लगा दिया है। वन विभाग के भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें अभी हमने मालधन जोड़ में भूमि चयनित की थी और उसमें केंद्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा आपत्ति लगा दी गई है और उनके द्वारा सुझाव दिया गया है कि आप अपनी ही राजस्व की भूमि देखें या वन पंचायत की भूमि का आप चयन करें। हालांकि खेल मंत्री का दावा है कि उन्होंने अधिकारियों को खेल यूनिवर्सिटी शुरू करने के लिए अगस्त तक का वक्त दिया है, तब तक सभी परेशानियों को दूर कर लिया जाएगा। तो इसको हमने एक प्लान ये सोचा था कि हम इसे आने वाले समय में इसको निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी का हिस्सा है ही ये। इसको जो विभाग को अभी हमने लक्ष्य दिया है कि वे 29 अगस्त को जब हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस होगा, उस दिवस पर हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हम उस दिन स्थापना करें, उसकी भूमि पूजन करें और उसका संचालन भी जो है इन साधनों को उससे जोड़ते हुए उसका संचालन भी यहाँ से प्रारंभ हो। तो एक लक्ष्य दिया है, ये इंस्ट्रक्शंस के रूप में भी है और लक्ष्य के रूप में भी है। जाहिर है सरकार का लक्ष्य अगले 3 महीनों में खेल यूनिवर्सिटी शुरू करने का है, जिससे खेल यूनिवर्सिटी बनने से उत्तराखंड से वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी और कोच मिल सके। लेकिन वन विभाग की एक छोटी सी क्वेरी से इस काम में लेट लतीफी हो सकती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ से खबर, यहां पर आदि कैलाश यात्रा रूट अब भी बंद है और पिछले 1.5 दिन से हाईवे बंद है। यहां रोड पर लैंडस्लाइड हुआ, तवाघाट के पास भारी मलबा सड़क पर आया, जिसकी वजह से रोड पूरी तरह से बंद हो गई। पहाड़ दरकने से बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गया। सड़क बंद होने से आदि कैलाश यात्री फंस गए हैं। वहीं पहाड़ से बोल्डर सीधे एसएसपी की चौकी पर भी गिरे, जिसमें एक एसएसपी जवान घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। प्रशासन की टीम रोड को खोलने में जुटी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि यहाँ सड़क चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है। इलाहाबाद में ये पिथौरागढ़ में धारचूला लिपुलेख हाईवे देश की सुरक्षा के लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही आदि कैलाश और मानसरोवर जैसी यात्राएं भी इसी हाईवे के जरिए होती हैं। इस हाईवे के बनने से भारत चीन की दहलीज तक पहुंचा है। बावजूद इसके अभी भी यहां पर सफर करना आसान नहीं है। ऐसे में अब इस हाईवे को डबल लेन में भी तब्दील किया जा रहा है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड 2020 में बन गई थी। इस रोड के बनने से बॉर्डर की चौकसी तो तेज हुई ही है, साथ ही लोगों की राह भी आसान हुई है। लेकिन हिमालय में बनी रोड पर आए दिन होने वाले लैंडस्लाइड इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। आलम है कि दरकती पहाड़ियां हर समय यात्रियों की परीक्षा लेती हैं। ऐसे में अब इस रोड को डबल लेन में तब्दील किया जा रहा है। पहले चरण में धारचूला से तवाघाट तक 18 किलोमीटर के हाईवे को डबल किया जा रहा है, जिस कारण यहां अक्सर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। धारचूला के बाद तवाघाट होते हुए हमारा छियालेख होते हुए हमको गांव गुंजी तक और गुंजी से काला पानी से आगे लिपुलेख तक, इस पर हमारा भारत सरकार के बीआरओ विभाग के माध्यम से हम काम को करा रहे हैं और जिसमें अभी फिलहाल हमने उस काम करने का टेंडर भी हमारा अवार्ड हो गया है। इसी रोड की मदद से सुरक्षा बल जहां चाइना बॉर्डर तक पहुंचते हैं, वहीं आदि कैलाश और मानसरोवर जाने वाली यात्रियों की राह भी यहीं से गुजरती है। तवाघाट से गुंजी तक ये रोड काफी हद तक ठीक है, लेकिन इस रूट में दर्जनों ऐसे डेंजर जोन मौजूद हैं जिन्हें पार करना अभी भी आसान नहीं है। ऐसे में बीआरओ पूरे लिपुलेख बॉर्डर तक हाईवे को डबल लेन करने जा रहा है। यही नहीं, पर्यटन महकमा भी यहां जरूरी सुविधाएं जुटाने का प्लान बना रहा है। चाहते हैं कि वहां व्यवस्था हो आदि कैलाश के अंदर और वहां लोग दूर से दर्शन कर सकें। त्रिशूल भी वहां पर है, उसका भी दर्शन कर सकें। नंदी को भी स्थापित किया गया, उसका भी दर्शन कर सकें। और अगर पहाड़ की तरफ आप जाएंगे तो एवलांच आता है, पत्थर गिरते हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। हिमालय की चोटी में बनी रोड को डबल लेन में तब्दील करना कई चुनौतियों को पार करने जैसा है। ऐसे में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो आदि कैलाश और मानसरोवर यात्रा का सफर तो शानदार होगा ही, साथ ही भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन तक हिंदुस्तान की ताकत फिर दिखाई देगी। न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा किया गया। पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। इसके साथ ही पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है। जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने की अपील की है और नदी नालों से दूर रहने की सलाह भी यात्रियों को दी गई है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पैदल रास्ते से बर्फ हटाने का काम पूरा हो चुका है। वहीं गुरुद्वारों को सजाने के लिए टीम गोविंद घाट और घांगरिया पहुंच चुकी है। 22 मई को यात्रियों का पहला जत्था ऋषिकेश से रवाना होगा, तो 24 मई को गोविंद घाट से 5 प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब रवाना होगा और 25 मई को सुबह पहला जत्था हेमकुंड साहिब पहुंचेगा। उत्तराखंड के लिए 2027 में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन आने वाला है, जब हरिद्वार में अर्धकुंभ होगा। कुंभ में अभी 1.5 साल है, पर प्रयागराज कुंभ में जिस तरह इस बार सैलाब उमड़ा है, उसे देखते हुए अभी से हाई लेवल तैयारियों की बात हो रही है। प्रयागराज में इस साल 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ हुआ, तो 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। आस्था और श्रद्धालुओं के इसी सैलाब को देखते हुए हरिद्वार अर्धकुंभ का प्लान होगा। 2021 में हरिद्वार में कोविड के दौरान कुंभ हुआ, ऐसे में कुंभ में भीड़ सीमित रही। लेकिन 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ में सबसे बड़ी चुनौती क्राउड मैनेजमेंट की होगी। प्रयागराज कुंभ में शाही स्नान के दौरान आसपास के राज्यों से उमड़ी भीड़ से घंटों ट्रैफिक जाम की नौबत आई। ऐसे में दिल्ली, यूपी, हरियाणा से नजदीक होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना तय है। हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक हरिद्वार में गंगा की मुख्य धारा पर व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि स्नान के लिए आने वाली भीड़ को मैनेज किया जा सके। 2016 के नोटिफिकेशन के मुताबिक देवप्रयाग तक कुंभ क्षेत्र घोषित किया गया, लेकिन 2021 कुंभ सीमित रहा, पर असल परीक्षा 2027 के अर्धकुंभ में होगी। हिमालय से बहती हुई जो गंगा है वो धरती पर हरिद्वार में ही उतरती है, तो निश्चित रूप में इसका बड़ा महत्व है। चंडी घाट का मनसा देवी के स्तर पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है, तो निश्चित रूप में जो हमारा अर्धकुंभी होगी उसको बड़े हर्षो और उल्लास से हम लोग बनाएंगे। स्केल हाई होने के साथ साथ जो नीलधारा का जो परिसर है उसको भी हम उपयोग में लाएंगे। साधु संतों से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमारा स्नान करने का स्थान है उसको वो अपनाएं। आज इनको अभी से काम शुरू करना चाहिए। कुंभ क्षेत्र को विस्तारित किए बिना जो है आप परेशानी में फंसेंगे। आप यदि इसी क्षमता के साथ मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप अपने लिए और उत्तराखंड के लिए मुश्किल आमंत्रित कर रहे हैं। महाकुंभ हो या अर्धकुंभ, सबसे बड़ा रोल संतों और अखाड़ों का होता है, जिन्हें अपने कैंप लगाने की बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है। तो शाही स्नान के दिन संगम हो या हर की पैड़ी, अखाड़े ही स्नान करते हैं। ऐसे में संत भी मानते हैं कि 2027 में भीड़ को देखते हुए अभी से व्यवस्था बनानी होगी। पर्याप्त समय है सरकार के प्रशासन के पास, और ढंग से अगर सुचारू रूप से काम जारी रहा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। भीड़ तो वैसे भी हरिद्वार में कुंभ जैसी मिनी कुंभ तो होता ही है, रोज भीड़ होती रहती है, महीने में 2-4 बार तो हो ही जाती है विशेष पर्वों पे। लेकिन कुछ न कुछ इसका प्रशासन जो है इसका कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। प्रयागराज कुंभ में जुटी भीड़ बताने के लिए काफी है कि सामान्य हालात में होने वाले हरिद्वार अर्धकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ेगा। लिहाजा भीड़ को दिमाग में रखते हुए ही कैंप और स्नान से लेकर ट्रैफिक का प्लान करना होगा, और तैयारी के लिए अभी करीब 1.5 साल है। हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। दर्जाधारी राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने चंपावत में अधिकारियों की मीटिंग की, साथ ही समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 10 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ऋषिकेश में देर शाम मौसम ने करवट ली और जमकर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली।
रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि बाजार में भव्य तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व सैनिक, युवा वर्ग के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। उधम सिंह नगर में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को पकड़ा, जो झारखंड और उड़ीसा से गांजे की खेप लेकर रुद्रपुर पहुंचे थे। सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट में केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी को टॉप करने वाली प्राप्ति इस्टवाल ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय से विशारद की डिग्री भी हासिल कर ली है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज में बाघ के 2 शावकों के शव मिले हैं। दोनों शावकों के शव कुछ दिन पुराने लग रहे हैं। रुड़की के जबरेड़ा के लड्डू गोपाल मंदिर समेत कई मंदिरों में चोरी का खुलासा हो गया। पकड़ा गया चोर कबाड़ी वाला निकला। हरिद्वार की मायादेवी पार्किंग में गुजरात के यात्रियों के बस ड्राइवरों के साथ दबंगों द्वारा की गई मारपीट से यात्रियों में नाराजगी बनी हुई है। रामनगर में गरजिया मंदिर के पास कोसी नदी में नहाने गए छात्र की डूबने से मौत हो गई। स्कूल से लौटने के बाद छात्र नहाने के लिए चला गया था। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि 15 जुलाई से पहले पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके लिए जरूरी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर करीब करीब अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। राज्य की सभी पंचायतों में 15 जुलाई से पहले चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। राजभवन से पंचायत एक्ट में संशोधन को लेकर मंजूरी मिलने के बाद पंचायतों में आरक्षण तय करने के लिए मशक्कत शुरू हो गई है। जिलों से पंचायतों का जरूरी डेटा मंगवाया जा रहा है। इस महीने के अंत तक किसी भी समय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। नहीं, पंचायत चुनाव के संबंध में ऐसी अनिश्चितता की स्थिति नहीं है। सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है और हमारी कोशिश है कि हम जुलाई के पहले पक्ष में, प्रथम पक्ष में 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लें। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से लेकर बैलेट पेपर छपवाने तक की अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 1 करोड़ से अधिक बैलेट पेपर प्रिंट करवा लिए गए हैं। चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाने का प्लान है। जैसे ही शासन से आरक्षण का प्लान आएगा, चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में 7,499 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें इतने ही उप प्रधान और प्रधानों का चुनाव होना है। इसके अलावा करीब 55,000 से अधिक ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है। करीब 3,000 बीडीसी मेंबर और 358 जिला पंचायत सदस्यों का भी चुनाव होना है। इसी तरह 89 प्रमुख और 12 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है। जो भी आयोग स्तर पे तैयारियां होती हैं, समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। तैयारियों की शुरुआत होती है हमारी निर्वाचक नामावली से। तो वोटर लिस्ट हमारी बिल्कुल सभी जनपदों में तैयार हो चुकी है और उसमें जो भी संशोधन, विलोपन, उपमार्जन इत्यादि होता है, वो सब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो सब चीज़ें भी हमारी लगातार चल रही हैं। ग्राम पंचायतों से लेकर सियासी दलों तक चुनाव को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। संभावित उम्मीदवारों ने लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिनों में शहर से लेकर गांव तक चुनावी रंग भी चढ़ता हुआ नजर आने लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सोलहवें वित्त आयोग की टीम 2 दिन के लिए नैनीताल पहुंची है। इस दौरान किसान से लेकर उद्यमी लोगों से टीम बैठक करेगी। पहले दिन टीम ने नैनीताल के चाफी अलचौना के ग्रामीण इलाकों में किसानों से बातचीत की है। टीम का कुमाऊनी रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया, जिसके बाद वित्त आयोग की टीम ने खेती और बागवानी की जानकारी किसानों से ली है। इस दौरान किसानों ने जंगली जानवरों और मंडी समेत कई तरह की समस्याओं को बताया। साथ ही साथ कई सुझाव भी दिए। साथ ही टाई फंड और अनटाई फंड में भी बदलाव की मांग की गई है। आज 16 वित्त आयोग की टीम जो हमारे ग्राम सभा अलचौना में पहुंची, इससे जो है हमारे किसान सभी उत्साहित हैं। विभिन्न प्रकार की जो है समस्याएं हर किसान भाई ने अपनी रखी है, तो उसमें भी मुझे जो है फेंसिंग और जो सोलर लाइट के बारे में कहने का मौका मिला, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, अगर फेंसिंग और सोलर लाइट हर किसान के खेत तक, घर तक पहुंच जाएगी तो जंगली जानवरों से हम निजात पाएंगे। और तो मेरा एक सुझाव था कि आप कम से कम टाइट फंड को 10% कर दिया जाए और अनटाइट को 90% कर दिया जाए, नंबर 1। दूसरा, ये पर्यटन स्थल है
हम चाहते हैं कि जो हमें 16 वित्त मिलेगा उस 16 वित्त को हम कम से कम अपने होटल बना सकें, अपने व्यू पॉइंट बना सकें, कुछ ऐसे परिसंपत्तियों का पुनर्सर्जन कर सकें। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और आयोग के अन्य सदस्य मंगलवार को भगवान केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन कर देशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। बाबा केदार के दर्शन के पश्चात डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्तरीय निरीक्षण भी किया और उन्हें केदारनाथ में हो रहे विकास एवं पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया और सराहना की। बद्रीनाथ धाम में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने दिखी। यहां के माड़ा बस अड्डे के पास लगे बिजली के तारों में काफी देर तक स्पार्किंग होती रही, जिससे एक बड़ा खतरा हो सकता था। हालांकि विभाग में मौके पर पहुंचकर फॉल्ट को ठीक कर दिया गया। हवा से तार हिल रहे हैं और स्पार्किंग किस प्रकार से तारों में आग लग रही है देख लीजिए। नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। न्यूज 18 ने ताकुला गांधी ग्राम में 2 करोड़ खर्च करने के बाद भी एस्ट्रो विलेज की बदहाली की खबर दिखाई थी। खबर के बाद नैनीताल पर्यटन महकमा हरकत में आया है और इस पहाड़ी शैली में बने एस्ट्रो विलेज के टेंडर दे दिया गया। कुल 21 लाख में 1 साल के लिए टेंडर दिया गया। आपको बता दें कि नैनीताल के ताकुला में 2 साल पहले ही एस्ट्रो विलेज का काम पूरा हो गया था। पहाड़ी शैली में बने इन भवनों की सुंदरता पर यहां की बदहाली भारी पड़ रही थी, लेकिन न्यूज 18 ने जब खबर दिखाई तो अब पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन हरकत में आया है। में एस्ट्रो विलेज का भी काम है और जसुली देवी धर्मशाला है, अन्य भी स्ट्रक्चर्स हैं। ये सब काम पूर्ण हो गए हैं, सिविल वर्क पूर्ण हो गए हैं। उसके बाद इनके संचालन की प्रक्रिया पर्यटन विभाग कर रहा है, जिसमें पर्यटन विभाग अपना टेंडर इत्यादि का जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करके आगे जो ये है इसका संचालन है उसको शुरू करेगा। हरिद्वार की मायादेवी पार्किंग में खड़ी गुजरात से आए यात्रियों की बसों में कुछ युवकों ने तोड़फोड़ कर दी। रात के वक्त ब्रह्मपुरी क्षेत्र के कुछ युवक पार्किंग में शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। चारधाम यात्रा यात्रियों की गुजरात से आई बसों के ड्राइवरों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो युवकों ने 2 ड्राइवरों की पिटाई कर दी और 3 बसों में तोड़फोड़ कर शीशे तोड़ डाले। ड्राइवरों की शिकायत पर पुलिस ने हरिद्वार नगर कोतवाली में 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवकों की तलाश की जा रही है। मेरे सब वो 14-15 लोग था लगे। हाँ, अपन को कुछ बोला ही नहीं, जब हमला करने लगे अपन भाग गए। धंधे थे उसके बाद। अच्छा। नहीं वो ऐसे मेरे को उतना पता लग गया था, अपन तो चले गए यार। वो तो अपन बर्ड फ्लू के अलर्ट के बाद रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। पशु चिकित्सकों की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों को कड़े सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है। कॉर्बेट रिजर्व के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र, खासकर ढेला रेस्क्यू सेंटर, जहां रेस्क्यू किए गए बाघ और गुलदार रखे जाते हैं, वहां हाई लेवल सैनिटरी प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं। साथ ही टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए प्रवासी पक्षियों पर भी नजर रखी जा रही है। वो जब भी इन जानवरों के पास जाएंगे या उनसे इंटरेक्ट करेंगे या उनको किसी भी मैनेजमेंट पर्पस के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, तो पूरा अपना जो पीपी किट, ग्लव्स, अपना मास्क ये सब लगा के रखेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट की जो डिप है, जो फुट बाथ है, वो भी वहाँ पर बनाई जाएगी। इसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो पूरे क्षेत्र में जो सैनिटेशन प्रोटोकॉल है उस पर ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में निर्माण कार्यों में बड़े घोटाले का आरोप लग रहा है। सरकारी निर्माण कार्यों में 2012 से 2018 के बीच करीब 138 करोड़ के गबन का आरोप है और इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आईजी गढ़वाल के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया है। यूपी निर्माण निगम की तरफ से कराए गए कामों में करोड़ों के घोटाले का आरोप है। इसी मामले में 5 पूर्व अधिकारियों पर केस भी दर्ज किया जा चुका है। पर्यटन विभाग के भवनों के निर्माण, सिडकुल में डेवलपमेंट के कुछ काम, दून अस्पताल की नई बिल्डिंग के साथ अन्य कामों में भी गड़बड़ी का आरोप लगा है। बस जो भी इसमें दोषी होगा उसको कतई उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप सब लोग विदित हैं कि हमारा शासन जो जिनका मूल्य पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस करप्शन के अगेंस्ट में, तो हम किसी भी सूरत में कोई भी दोषी को बख्शेंगे नहीं।
रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।